दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने ही परिवार परीक्षा अड्डा में। और हमारा मोटो क्या है? तो हमारा मोटो है सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। इसी मोटो को लेकर हम आज अपनी आज की क्लास शुरू करेंगे और हमारी आज की क्लास बेस होगी फिजिक्स पे। और फिजिक्स के ये टॉपिक आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला टॉपिक आपका है रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या है। ठीक है। हमारा अगला टॉपिक बनेगा एवरेज स्पीड या आप कह सकते हैं औसत चाल। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी कि असमान गति, और देन एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, ये है हमारे आज के टॉपिक। पहले हम देखते हैं अपना पहला टॉपिक आज का, जिसका नाम है रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं और सीधे सीधे कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो डिस्टेंस यानी कि दूरी और डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन का जो अनुपात होता है वो हमेशा क्या होता है? 1। मतलब इसका क्या हो गया, ध्यान से देखेंगे आप। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, डिस्टेंस यानी कि दूरी बड़ी हो सकती है या बराबर हो सकती है किससे? डिस्प्लेसमेंट से। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई है दोस्तों। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ये चीज यहीं से आई है आपका कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मींस इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सीधे सीधे ये हो गया कि डिस्टेंस यानी कि दूरी बड़ी हो सकती है विस्थापन से, या फिर दूरी बराबर हो सकती है विस्थापन के, लेकिन कभी भी दूरी का मान विस्थापन से कम नहीं आएगा। इतनी बात आप समझ गए। चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है औसत चाल। औसत चाल, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या बनेगा? औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड। तो आप लोग जानते हैं कि स्पीड को हम लोग, चलिए हम लोग लिख ही लेते हैं इसको, एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल। ठीक, औसत चाल, ठीक है ना। औसत चाल या एवरेज स्पीड का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, आप चाल का जब पढ़ते हैं तो कहते हैं दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो यहाँ पे औसत निकालना है, तो जो आपकी कुल दूरी होगी, यानी कि कुल दूरी का मतलब आपका टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। ओके, एवरेज स्पीड या औसत चाल बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। ठीक, अब यही तो कहते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। और मैंने यहाँ पे औसत चाल लिखा था, तो कुल दूरी बटे कुल समय, मात्रक यही होगा जो चाल का होगा, यानी कि मीटर पर सेकंड। ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। अगला पॉइंट है आपका यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन यानी कि एक समान गति। बहुत ध्यान से समझेंगे अब आप, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसे आप एक समान गति भी कह सकते हैं। दोस्तों ध्यान देंगे आप, देखिए कोई व्यक्ति है ए, कोई व्यक्ति है ए, चलना प्रारंभ करता है, अब बाइक से या पैदल या कार से, किसी भी चीज से चलना प्रारंभ करता है, और बी तक जाने में उसे लगते हैं टोटल 1 घंटे। बी, कोई पॉइंट है ए, कोई पॉइंट है बी, और इस पॉइंट ए से बी तक जाने में किसी व्यक्ति को लगते हैं 1 घंटे, और उसकी चाल थी 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, दूरी क्या थी? 10 किलोमीटर। चाल क्या हो जाएगी यहाँ पे? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। अब फिर से आप ध्यान देंगे, बी से सी तक, बी से सी तक पहुंचने में फिर से इसको लगते हैं 1 घंटे, यहां तक आने में लगे हैं 1 घंटे। कितने घंटे? 1 घंटे। ठीक है ना। चलिए, फिर भी इसकी दूरी वही थी, सेम। ठीक, मतलब देखिए 10 किलोमीटर यहाँ पे भी गया और 10 किलोमीटर यहाँ पे भी गया, लेकिन समय कितना ले रहा है? 1 घंटे यहाँ पर भी, 1 घंटे यहाँ पर भी। मतलब अपनी चाल में, अपने वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहा है। ठीक है ना। फिर सुनिए आप ध्यान से, मान लीजिए कोई डी पॉइंट है, कोई डी पॉइंट है, और सी और डी के बीच की दूरी भी 10 किलोमीटर ही है, और यहां तक जाने में इसको लगते हैं 1 घंटे। सी से डी तक, सी से डी तक। ठीक है,
सी से डी तक, समझे बात को। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी इस पोर्शन में भी 1 घंटे का टाइम लिया, 10 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल की। बी से सी के बीच में भी 1 घंटे का टाइम लिया, 10 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल की। और 10 किलोमीटर की दूरी सी से डी के बीच में भी ट्रेवल की इसने 1 घंटे में, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि ए से सी तक कुल दूरी, तो आप कहेंगे 20 किलोमीटर, कुल समय तो आप कहेंगे 2 घंटे। ए से सी तक की बात हो रही, ठीक है ना। देखिए ए से सी तक जाने में इसने कितना घंटा लिया, 2 घंटा लिया। कितने किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर चला, ठीक है। ए से डी तक की बात करते हैं। ए से डी तक देखिए कुल दूरी 30 किलोमीटर, कुल समय 3 घंटे, ठीक है ना। अब देखिए मैंने आपको औसत चाल का फॉर्मूला बताया है। अगर मैं ए से बी तक, देखिए केवल अभी ए से बी तक हो रही है, ए से बी तक की चाल निकालूं तो आएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। बात समझिए, ए से बी तक की बात मैं कह रहा हूं तो आपकी स्पीड आ रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बी से सी तक की बात करूंगा तब भी आपकी स्पीड आएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। सी से डी की बात करूंगा तब भी आपकी स्पीड आएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। जरा हम ए से डी तक, पहले ए से बी तक निकालते हैं, फिर ए से डी तक निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए हम सीधे ए से डी तक की स्पीड चाह रहे हैं तो क्या करेंगे आप, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो गई ए से बी तक की, देखिए 20, कुल समय कितना हो गया 2। मतलब आप चाहे ऐसे निकाल रहे हो चाहे वैसे, लेकिन स्पीड आपकी क्या आ रही है, सेम आ रही है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ भी आ गया, ठीक है। ए से डी तक की बात करें अगर हम, तो देखिए कुल दूरी 30 बटे 3, अब यहाँ पे देख सकते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब हर जगह हर तरह से निकालने पर यहाँ पर स्पीड क्या आ रही है, समान आ रही है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं एक समान वेग। एक समान वेग मतलब एक समान समयांतराल में, एक समान समयांतराल में, ठीक है। एक समान समय अंतराल में 1 घंटे, देखिए ठीक है ना। एक समान दूरी तय करना ही क्या कहलाएगा, एक समान वेग या फिर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। बात को समझ गए होंगे आप। अगर हम यहां से त्वरण की बात करें, किसकी बात करें, त्वरण की बात करें, तो आप ध्यान से देखेंगे। देखिए बहुत ध्यान से देखना है। त्वरण होता क्या है तो उसको पहले आप ये बताएंगे मुझे। त्वरण होता है v माइनस यू अपॉन टी। चलिए यहीं पे हम त्वरण भी पढ़ लेते हैं कि त्वरण क्या होता है। पहले त्वरण देखते हैं, उसके बाद त्वरण को भी समझते हैं, ठीक है ना। इतनी बात तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए त्वरण देखिए, त्वरण की बात करें तो देखिए त्वरण के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत होगी, एक v और एक u। ये v क्या है तो आप कहेंगे अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी। ये u क्या है तो u को कहेंगे आप प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, और इंग्लिश में कहेंगे फाइनल, और इसे कहेंगे आप इनिशियल, ठीक है। एक चीज और t, समय की भी जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। इतनी चीजों की जरूरत हमें पड़ेगी। अब सुनिए ध्यान से, मैं कहूं अगर कि किसी वस्तु को स्थिर अवस्था से, जब भी बात हो जाएगी स्थिर अवस्था की, स्थिर अवस्था की यानी कि रुकी हुई वस्तु, तब हमेशा u क्या हो जाएगा, 0। हमेशा u क्या हो जाएगा, तुरंत ही 0 हो जाएगा। क्योंकि जब मैं रुका हूं, मैं खड़ा हूं, तो मेरा प्रारंभिक वेग क्या होगा, मेरा प्रारंभिक वेग हमेशा 0 ही रहेगा। कोई भी वस्तु रुकी है, कोई भी वस्तु खड़ी है, तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, हमेशा ही 0 होगा। तो ऐसी कंडीशन में u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे कि किसी स्थिर वस्तु को धक्का देकर, किसी स्थिर वस्तु को धक्का देकर 1 सेकंड में 10 मीटर दूरी तय करा दी हमने। मतलब किसी कोई खड़ी वस्तु थी स्थिर, हमने धक्का दिया उसे, तो 1 सेकंड में 10 मीटर आगे पहुंच जाती है। तो उसकी चाल क्या हो गई, उसका वेग क्या हो गया, बताइए। u देखिए, u 0 हो गया, रुकी थी, कोई भी वेग नहीं है। लेकिन जब हमने धक्का दिया तो उसका जो अंतिम वेग हुआ वो क्या हो जाएगा, तुरंत ही 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब अगर मैं यहां से कहूं आपसे कि जरा भैया जरा आप एक्सेलरेशन फाइंड करिए, त्वरण निकालिए, तो त्वरण को आप डिफाइन करते हैं ए से, और यह एक सदिश राशि है, इसीलिए हमने इसके ऊपर देखिए वेक्टर का सिंबल लगा दिया है, ठीक है। देखिए इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो, अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो होता है वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यहाँ पे वेग परिवर्तन हो रहा है, देखिए बाद में, यानी कि अंतिम वेग v और प्रारंभिक वेग क्या हो गया है, जीरो, ठीक है, यानी कि u, v माइनस u, और जहां पे भी दर का नाम आ गया रेट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। रेट यानी कि दर की बात जहां पे होगी तुरंत ही आप समय से भाग देंगे, ठीक है ना। v
देखिए v आया है आपका 10 0, समय था 1, तो एक्सीलरेशन क्या हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जो न्यूमेरिकल बोला मैंने उसके लिए। ठीक है, और वैसे बेसिक फॉर्मूला आपको क्या होगा v माइनस यू अपॉन टी। लेकिन अगर वस्तु स्थिर है, वस्तु स्थिर है, फिर सुन लीजिए, वस्तु स्थिर है, ठीक है ना, तब आप क्या कहेंगे v माइनस यू कमान 0 टी, मतलब v अपॉन टी। ए बराबर क्या हो जाएगा v अपॉन टी। ए बराबर क्या हो जाएगा, फिर से सुन लीजिए, v अपॉन टी। क्या हो जाएगा v अपॉन टी। ठीक है, एक्सीलरेशन का मात्रक अगर हम निकालना चाहें तो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कैसे होगा, देखिए वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, समय का मात्रक होता है सेकंड, गुणा हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर विमेय सूत्र निकालना चाहे तो एल टी माइनस टू, विमेय सूत्र होता है एल टी माइनस टू। बात समझ में आ रही है, मात्रक और ये हो गया विमेय सूत्र। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। राशि कैसी है, राशि है सदिश राशि है। ठीक है, मुझे लगता है कि तुरंत आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं फिर से अपना जो हमारा टॉपिक चल रहा था एक समान गति, उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि एक समान गति में क्या त्वरण हो सकता है। एक समान गति में क्या त्वरण हो सकता है। चलिए देखिए, इसको हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, एक समान गति में कह रहा है क्या त्वरण हो सकता है। अभी हमने पढ़ा कि वह एक समान गति हम जान गए क्या होती है, फिर से सुन लीजिए। एक समान दूरी को एक समान समयांतराल में अगर तय किया जाए तो वह कहलाएगी आपकी एक समान गति। ठीक है ना, ए हमें कैलकुलेट करना है v माइनस यू अपॉन टी। बात समझ में आ गई। ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे आप, v देखिए, v अंतिम वेग, v क्या है अंतिम वेग। देखिए अंतिम वेग यही तो होगा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये है अंतिम वेग। ठीक है ना, तो अंतिम वेग कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग देखो जब शुरू किया था इसने, जब इसने शुरू किया था तब कितना था, तब भी तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा था। 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने यहाँ पे स्थिर अवस्था की बात नहीं की है, स्थिर अवस्था से ये चल ही रही है, पहले से भी चल रही थी। ऐसा मानेंगे कि ये पहले से भी एक पॉइंट से पहले से भी चलती हुई आ रही थी, लेकिन ए से बी तक चली तो 10 किलोमीटर 1 घंटे में, फिर बी से सी तक चली तो 10 किलोमीटर 1 घंटे में, फिर सी से डी तक चली 10 किलोमीटर 1 घंटे में। ठीक है, यहाँ पे स्थिर अवस्था की बात नहीं हो रही है, इतना ध्यान रखेंगे आप। समय, अब देखो यहाँ भी 1 घंटा, यहाँ भी 1 घंटा, यहाँ भी 1 घंटा, तो आप समय क्या लगाएंगे, समय आप लिख दीजिए 1 घंटा। ठीक है ना, देखिए 10 से आप भाग देंगे तो क्या हो, 10 से आप माइनस करेंगे हो जाएगा 0 अपॉन 1, 0। क्या एक्सीलरेशन आ गया आपका 0। क्या एक्सीलरेशन आ गया आपका 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। अब सुन लीजिए, अगर आप ऐसे ना समझे हो तो और एक मेथड बता देता हूं आपको, सुनिए ध्यान से। चलिए देखिए, अंतिम वेग आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। सबको जोड़ा आपने, कितना आया 30 किलोमीटर बटे 3, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा अंतिम वेग। ठीक, प्रारंभिक वेग यहाँ से यहाँ तक, फिर भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब कुल समय की बात हो रही है तो 3 ले लो, फिर से 10 घटाओगे 0 हो जाएगा, फिर 3 फिर 0, यानी कि एक्सीलरेशन क्या हो रहा है 0। ये बात आप समझ गए होंगे कि यूनिफॉर्म मोशन यानी कि एक समान गति में त्वरण हमेशा क्या होगा, शून्य ही होगा। ठीक है, सारी बातों को जो मैं समझा रहा हूँ दोस्तों उसको आप नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं, वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, कोई चीज़ पूछनी होगी तो उसके बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं कमेंट में, मैं डेफिनेटली उसको बताऊंगा। चलिए अगला टॉपिक हमारा बनता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बनता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी कि असमान गति, यानी कि क्या हो गया असमान गति। बहुत ध्यान से देखेंगे आप, कोई वस्तु चलती हुई आ रही थी, एक बार पहुंचती है, रुकी नहीं है, फिर ए से बी तक चलती है, फिर ए से कहां तक चलती है बी पॉइंट तक चलती है, फिर कहां तक चलती है सी पॉइंट तक, और लास्ट में चलती है डी पॉइंट तक। ठीक है ना, तो देखेंगे आप ए से बी तक 1 घंटा चली, ट्रेवल किया 10 किलोमीटर। ठीक है, ट्रेवल कितना किया 10 किलोमीटर। ठीक है ना, अब बी से सी तक, अब कहां चल रही है ये बी से सी तक, फिर से ये 1 घंटा चल रही है, फिर से ये 1 ही घंटा चल रही है, लेकिन इस बार दूरी कितना चली 20 किलोमीटर। इस बार दूरी कितना चली 20 किलोमीटर। ठीक है, फिर देखिए सी से डी तक, तब भी समय ये 1 ही घंटा ले रही है, लेकिन दूरी इस बार कितना चल रही है 30 किलोमीटर। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप देखेंगे दोस्तों, देखिए बहुत ध्यान से देखना है आपको, ए से बी
तक हम चाल निकाल रहे हैं, ए से बी पॉइंट के लिए हम चाल निकाल रहे हैं, आ जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, बी से सी तक हम चाल निकाल रहे हैं, आ जाएगा आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, सी से डी तक, देखिए सी से डी तक हम चाल निकाल रहे हैं, ध्यान से देखेंगे आप, सी से डी तक हम चाल निकाल रहे हैं, आ रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मतलब ए से बी तक के बीच में चाल क्या थी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बी से सी तक चला तब क्या चाल हो गई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और सी से डी तक के लिए यह परिवर्तित होकर कितनी हो गई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस बात का मतलब है कि एक समान, देखिए समय अंतराल, देखिए एक समान समयांतराल में, यहां भी 1 घंटा, यहां भी 1 घंटा और यहां भी 1 घंटा, यानी कि एक समान समयांतराल में जो दूरी चल रही है वो एक समान नहीं है। मतलब कि एक समान समयांतराल में एक समान दूरी तय ना करे, ऐसी गति को क्या कहेंगे हम, असमान गति कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या असमान गति में, क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में त्वरण हो सकता है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल होगा, यहाँ पे त्वरण 0 कभी नहीं होगा, यानी कि त्वरण आपका हमेशा परिवर्तित होता रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, त्वरण यहाँ पे क्या होगा आपका, हमेशा परिवर्तित होता रहेगा। कैसे, आप देखेंगे, प्रारंभिक वेग, ठीक है, ये हो गया प्रारंभिक वेग, सही है ना, और ये हो गया आपका अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, और ये क्या हो गया आपका अंतिम वेग। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे आप, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समयांतराल, यानी कि समय, देखिए यहां भी समय 1 लग रहा है, यहां भी समय 1 लग रहा है, आ गया आपका 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया एक्सीलरेशन। ठीक है, अगर आप चाहें तो दूसरे मेथड से आप देख सकते हैं, ध्यान देंगे, बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए 10 20 30 कितना किलोमीटर हो गया आपका, 60 किलोमीटर, कितना किलोमीटर हो गया आपका, 60 किलोमीटर। ठीक है, देखिए, और अगर हम कुल समय लेंगे तो कितना घंटा हो जाएगा, 3 घंटे, कुल समय लेंगे तो कितना घंटा हो जाएगा यहाँ पर, 3 घंटा। ठीक है ना, देखिए फिर से सुन लीजिए, 10 20 और 30, दूरी कितनी हो गई टोटल 60, समय कितना हो गया 3। तो यहाँ से आप देखिए, अगर आप कैलकुलेट करें कि हमारी चाल क्या है हमारी चाल क्या है, तो आ जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई औसत चाल, ये क्या हो गई आपकी औसत चाल, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखिए 10 किलोमीटर चला 1 घंटे में, 20 किलोमीटर चला 1 घंटे में, 30 किलोमीटर चला 1 घंटे में, 10 20 30 कितना हो गया, 60 हो गया, 1 1 1 3 3 से भाग लगा देंगे, 20 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है ना, इतनी बात आप समझ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अब करेंगे इस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल को।